क्लास 11th यही वो ईयर है जिसमें बहुत ज़्यादा इनफैक्ट 90% स्टूडेंट्स गलती करते हैं। वो सोचते हैं कि अभी तो हमारे पास पूरे 2 साल हैं, बाद में पढ़ लेंगे और वो बात करके एक दिन ऐसा आता है कि वो क्लास 12th में आ जाते हैं और क्लास 12th में जाके सोचते हैं कि काश हम क्लास 11th में पढ़ लिए होते। उस टाइम वो बैकलॉग के नीचे दब जाते हैं और उनके फंडामेंटल्स वीक रह जाते हैं। ना उन्हें क्लास 12th का सिलेबस समझ आ रहा होता है और ना क्लास 11th का। आज इस वीडियो में मैं आपको पूरी गाइड देने वाली हूँ इन 2 साल की, जिसमें आप क्लास 11th एंड 12th को अच्छे से कवर करेंगे, नीट का सिलेबस, रिलेवेंट सिलेबस पढ़ेंगे, पूरी गाइड दूंगी, आपकी सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटजी, डेली रूटीन, टेस्ट पेपर, टेस्ट का एनालिसिस और वो गलतियाँ जो आप कर सकते हैं वो सब मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ। हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ महिमा सिंह एंड आई एम नीट 2026 टॉपर। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। अल्टीमेट नीट 2026 स्ट्रेटजी बताऊंगी आज कि क्लास 11th के स्टूडेंट्स जो अभी क्लास 11th में है वो 2028 जब देंगे तो किस तरह से सिलेक्शन पहले ही अटैम्प्ट में इंश्योर कर पाएंगे, सब चीज़ें वही बताऊंगी। बिगेस्ट मिथ, देखो बहुत से लोग ऐसा सोचते हैं कि नीट एक इंटेलिजेंस टेस्ट है कि जो टॉपर बच्चा है वही नीट क्रैक करेगा। सबसे गलत बात है ये। नीट एक कंसिस्टेंसी टेस्ट है। जो जितना ज़्यादा कंसिस्टेंट रहेगा उसका सिलेक्शन उतना ही ईजी होता जाएगा। अगर तुम आज 12 या 14 घंटे पढ़ रहे हो और अगले दिन कुछ नहीं पढ़ रहे हो तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। आपको रोज़ पढ़ना होगा। 6 से 8 घंटे आपको निकालने होंगे अपने स्कूल के बाद और रोज़ सेल्फ स्टडी करनी होगी, तभी आपका सिलेक्शन होगा। नीट एक स्प्रिंट नहीं है, ये एक मैराथन है। एक दिन की स्प्रिंट नहीं है ये। इसमें आपको रोज़ मेहनत करनी है, रोज़ खुद गिरना है, खुद उठना है, रोज़ रिलेटिव्स के तानों से बाकी सब जूझ के। हज़ार प्रॉब्लम्स होंगी तुम्हारी लाइफ में, लेकिन एक ही सॉल्यूशन होगा, नीट के लिए मेहनत करना, पढ़ना। देखो, क्लास 11th डिसाइड्स योर रैंक। ये मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ कि क्लास 11th तुम्हारी रैंक डिसाइड करती है। तो क्लास 12th तुम्हारी रैंक इम्प्रूव करने के काम आएगी। तुम्हारी बहुत ज़्यादा अच्छी रैंक तुम्हें लानी है तो क्लास 12th से आएगी। हाँ, क्लास 12th का सिलेबस 55 to 60% होता है नीट के एग्ज़ाम में और वो आपकी रैंक को बूस्ट करने के काम आएगा, लेकिन क्लास 11th आपकी रैंक डिसाइड करेगी। अगर आपकी मैकेनिक्स वीक है ना तो आप क्लास 12th आपको बहुत मुश्किल लगेगी। क्लास 12th की फ़िज़िक्स, जब आपके फंडामेंटल्स ही वीक रह जाएंगे तो क्लास 12th की फ़िज़िक्स आप नहीं कर पाएंगे। अगर आपका मोल कॉन्सेप्ट वीक होगा तो फिज़िकल केमिस्ट्री आपको मुश्किल लगेगी, आप क्वेश्चंस करने में स्ट्रगल करेंगे। और अगर आपका सेल, ह्यूमन फिजियो वीक रह जाएगा तो आप बायोलॉजी में मार्क्स लूज़ करने लगेंगे। इसलिए क्लास 11th आपका बेस है, इसको जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर पाओ ना उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना। डेली रूटीन क्या रहना चाहिए, अगर आपको स्कूल भी मैनेज करना है और स्कूल के साथ कोचिंग भी मैनेज करनी है तो कैसे करें। हमारे पास तो टाइम नहीं बचता दीदी, स्कूल से आते हैं, स्कूल के बाद आके थक जाते हैं। देखो, मॉर्निंग में क्या करना, तुम पिछले दिन जो भी तुमने पढ़ा है प्रीवियस डे का रिवीजन करना 30 to 45 मिनट्स। अब स्कूल में क्या करना कि ट्राई टू स्टील टाइम फॉर कोचिंग असाइनमेंट। अपनी कोचिंग के जो भी तुम्हें असाइनमेंट मिल रहे हैं, जैसे फिज़िक्स में मिल रहे हैं और DPPs मिल रही हैं बायो और केमिस्ट्री में, तो उसके लिए है ना जो भी ब्रेक तुम्हें मिले स्कूल में, कभी कभार टीचर्स एब्सेंट रहते हैं तो वो फ्री पीरियड जाता है, तो उसमें कोशिश करो कि टाइम चुरा सको अपने लिए। उसमें स्कूल में 100% फोकस रखो। अगर तुम्हें कोई टीचर पढ़ाने आ रहा है ना तो उसको रिवीजन की तरह यूज़ करो। जो भी टीचर पढ़ा रहा है उसको सुनते रहो, अच्छे से सुनते रहो, ठीक है, और उसको रिवीजन की तरह यूज़ करो अपने। जो तुम घर पे रिवीजन करते उससे अच्छा है किसी टीचर ने तुम्हें स्कूल में रिवीजन करा दिया। और अगर तुम्हें कोई ब्रेक मिल रहा है तो फिर तो असाइनमेंट करना। अब 2 बजे तक तुम स्कूल से आओगे, ठीक है, मान के चल रही हूँ मैं रफ आइडिया कि 2 बजे तक तुम स्कूल से आओगे। अब आफ्टरनून में तुम थोड़ा रेस्ट वगैरह करोगे, लंच करोगे, रेस्ट करोगे। अब कोचिंग के लेक्चर्स
देखने का टाइम हो जाता है। अगर मैं लक्ष्य की बात करती हूँ, लक्ष्य बैच वो अराउंड 4 PM से स्टार्ट हो जाता है, 8 PM तक उसकी क्लासेस रहती हैं। तो अब तुम क्लासेस में रहोगे, कोचिंग के लेक्चर्स देखोगे। अब कोचिंग के जब लेक्चर्स देखो ना, तो ट्राई करना कि जैसे जैसे टीचर बोले अपने ही माइंड में उस बात को रिपीट करो। इससे क्या होगा, तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड में वो बातें रजिस्टर हो जाएंगी उसी टाइम पे। तुम्हें क्लास का कंटेंट अराउंड 50 to 60% वहीं पे याद हो जाएगा, ठीक है। अब 9 to 11 PM तुम DPPs करना अपनी, जो भी तुम्हें कोचिंग वाले DPPs प्रोवाइड कर रहे हैं वो पूरा टाइम DPPs को देना। और मैं ये जो कोचिंग के लेक्चर्स हैं ना, मैं तुम्हें सजेस्ट करूँगी कि रिकॉर्डेड लेक्चर देखो। भले ही तुम अपने कोचिंग के टाइम टेबल से एक दिन पीछे चल लो, अपनी कोचिंग से एक दिन पीछे चल लो, लेकिन रिकॉर्डेड लेक्चर देखना। तुम्हें जितना ज़्यादा टाइम तुम बचा सको ना, उतना ज़्यादा टाइम बचाना है। तुम 1.5x 1.25x इस पे रिकॉर्डेड लेक्चर्स देख सकते हो। अब 11 to 12 PM क्या करना, एक्टिव रिकॉल करना। एक पेपर ले लेना, उस पेपर पे तुमने आज जो भी पढ़ा कोचिंग में उसको रिकॉल करना कि तुमने क्या चीज़ पढ़ी है। तुमने एक बार सब चीज़ लिख ली, अब दोबारा अपने नोट्स पे जाना और देखना क्या चीज़ तुम्हारे उस एक्टिव रिकॉल में मिसिंग थी या जो चीज़ तुम्हें याद नहीं आई। अब जब वो चीज़ देख लो ना, तो उसको उसी वक्त अपने माइंड में रजिस्टर कर लेना, उसको याद कर लेना कि हाँ मुझे ये चीज़ याद नहीं रही थी। इससे क्या होगा कि तुम्हें लॉन्ग टर्म के लिए याद रहेगा। तुम अपने दिमाग पे स्ट्रेस डालोगे एक्टिव रिकॉल करते हुए कि मैंने क्या पढ़ा था, ठीक है। अब बायोलॉजी के NCERT साथ साथ जैसे जैसे जो जो टॉपिक्स हो रहे हैं उसके साथ ही बायोलॉजी के NCERT एक एक बार पढ़ते जाना। टेस्ट से पहले तो तुम पढ़ोगे ही, जो भी टेस्ट तुम्हारे होंगे कोचिंग में, जो भी स्कूल में होंगे, उससे उसके साथ साथ तुम क्लासेस के साथ साथ भी बायोलॉजी के NCERT पढ़ते रहना। सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटजी क्या रहनी चाहिए तुम्हारी? देखो, बायोलॉजी तुम्हारा स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट रहना चाहिए। नीट के 720 नंबर में से 360 नंबर बायोलॉजी के हैं, तो वो तुम्हारी स्ट्रेंथ होनी चाहिए। उस पर तुम्हें बहुत ज़्यादा फोकस करना है। और बायोलॉजी में ज़्यादा टाइम, बहुत कम टाइम लेके बायोलॉजी तुम बहुत अच्छी कर सकते हो, ठीक है। बायो में NCERT तुम्हारी बाइबल होगी। अब तुम्हें क्या करना है कि लेक्चर देखो, लेक्चर में जो भी टीचर कंसेप्ट बता रहे हैं उस कंसेप्ट को रिटेन करो अपने दिमाग में। फिर NCERT पर जाओ, NCERT पढ़ो, MCQs प्रैक्टिस करो और रिवीजन करो। बायोलॉजी में स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पे ज़्यादातर ध्यान देना। इनकरेक्ट, करेक्ट, ट्रू, नॉट ट्रू, रॉन्ग, ये सब चीज़ें है ना अंडरलाइन कर लिया करो जब भी तुम क्वेश्चन सॉल्व करो। क्वेश्चन पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। फिज़िक्स में मेडिकल वाले बच्चे बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं कि हमें फ़िज़िक्स समझ में नहीं आती, फ़िज़िक्स तो हमसे होगी ही नहीं, ऐसा सोचते हैं। देखो, फ़िज़िक्स में प्रॉब्लम क्या आती है कि तुम लोग डरते हो क्वेश्चन सॉल्व करने से। जैसे जैसे क्वेश्चन को अप्रोच करो ना, क्वेश्चन को देखो, तो जो चीज़ तुम्हें क्वेश्चन में दी गई है वो लिखते जाओ, और जो चीज़ तुम्हें क्वेश्चन में पूछी गई है उसको भी लिख लो, ठीक है। फिजिक्स के क्वेश्चन को डायग्राम बना के सॉल्व करने का ट्राई किया करो, क्योंकि उससे जब भी तुम देखा होगा टीचर्स भी पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, बड़ा क्वेश्चन होता है, काफ़ी लेंथी क्वेश्चन होता है, जैसे जैसे लाइन पढ़ते हैं वैसे वैसे डायग्राम बनाते जाते हैं, जो चीज़ उन्हें दी गई होती है वो लिखते जाते हैं। इससे क्या होता है कि तुम्हारे माइंड में इमेज बनती रहती है क्वेश्चन की। फिजिक्स को रटना छोड़ दो, जितने ज़्यादा तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे ना, जितना अपना पेन घिसोगे, जितनी तुम कॉपियाँ रफ कॉपियाँ भर दोगे, उतनी ज़्यादा फिजिक्स तुम्हें आती जाएगी। लेक्चर देखना फुल फोकस के साथ, और लेक्चर के बीच में जो भी क्वेश्चन टीचर करा रहे हैं उसको खुद से सॉल्व करना है तुम्हें। टीचर्स ऐसा नहीं बैठना कि हाँ भाई मूवी चल रही है और हम देख रहे हैं टीचर सॉल्व कर रहे हैं, उससे तुम्हें समझ में नहीं आएगा। टीचर्स तो उस टाइम पे सॉल्व कर देंगे और तुम्हें समझ में उस टाइम आ जाएगा, लेकिन जब तुम खुद करने बैठोगे ना तो तुम स्ट्रगल करोगे। चाहे तुम 5 मिनट एक्स्ट्रा लगें, लेकिन उस क्वेश्चन को सॉल्व तुम खुद ही करोगे। फॉर्मूला नोटबुक स्टार्टिंग से बनाना, उसमें फॉर्मूला लिखते जाना, जो भी आज टीचर ने जैसे फॉर्मूला जो भी लिखवाए वो फॉर्मूले उस नोटबुक में लिख लिए, और उस फॉर्मूले नोटबुक को डेली रिवाइज करते रहना। डेली क्लास के न्यूमेरिकल्स तुम्हें सॉल्व करने हैं, जैसे मैंने कहा कि खुद से सॉल्व करने हैं,
और हर संडे क्या करना कि फॉर्मूला रिवाइज़ करना। हर संडे तुम्हें फॉर्मूले रिवाइज़ करने हैं, मस्ट हैं। फॉर्मूले जब तक याद नहीं होंगे तब तक तुम क्वेश्चन अप्रोच कर ही नहीं पाओगे। केमिस्ट्री में, फिजिकल में तुम्हें सिर्फ न्यूमेरिकल्स करने हैं, डेली न्यूमेरिकल्स करने हैं। ऑर्गेनिक में मैकेनिज्म करनी है। देखो मैं गारंटी दे सकती हूँ 2028 में जब तुम पेपर दे रहे होगे तो मैकेनिज्म से सवाल ज़रूर आएगा। बहुत से बच्चे ऐसे करते हैं कि मैकेनिज्म एक बार टीचर ने लिखवा दी, उसको कॉपी में लिख ली, फिर बाद में उसको पलट के देखते ही नहीं है। अपने नोट्स में उस मैकेनिज्म को अगर तुमने लिखा है ना तो उसको देखो, उसको घूरो, अपने माइंड में रिटेन करो। रिएक्शन नोटबुक बनाओ, एक तरफ रिएजेंट लिखो, एक तरफ उसका यूज़ लिखो, और जब तक तुम्हें रिएजेंट सारे याद नहीं हो जाते, उनके यूज़ याद नहीं हो जाते, तब तक उस रिएक्शन नोटबुक को देखते रहो। इनऑर्गेनिक में एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़नी है, बस इतना ही काफ़ी है। मैं नहीं कह रही तुमसे 36 बुकें लेने के लिए, मैं नहीं कह रही तुमसे कि कोई भी स्टैंडर्ड बुक लो, HC वर्मा लो, DC पांडे लो, नहीं कह रही मैं तुमसे। मैंने तुम्हें सिंपल चीज़ें बताई हैं, एनसीईआरटी, नोट्स, जो भी चीज़ मैंने तुम्हें बताई है ना, इसमें अगर तुम वो चीज़ें कर लेते हो तो ये तुम्हारी सिलेक्शन के लिए मोर देन इनफ है। वीकली प्लान क्या रहना चाहिए तुम्हारा? मंडे टू फ्राइडे तुम्हारा यही प्लान रहेगा कि तुम लेक्चर्स देखोगे, DPP करोगे और रिवीजन करोगे। बार बार अगेन एंड अगेन लेक्चर्स, DPP, रिवीजन। रिवीजन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एक चीज़ को एक ही जगह से 10 बार रिवाइज करो, रादर देन रिवाइजिंग एक ही चीज़ को 10 रिसोर्सेज से। अगर तुम एक ही चीज़ को 10 रिसोर्सेज से रिवाइज करोगे ना तो वो तुम्हें रिटेन ही नहीं रह पाएगा। देखो हमारा जो ह्यूमन माइंड है ना, वो पहली बार में अगर हम कोई चीज़ उसको इनपुट देते हैं तो उसका कुछ % ही ले पाता है। दूसरी बार में जब तुम वही चीज़ पढ़ोगे तो उसका और ज़्यादा वो रिटेन करेगा। जब तीसरी बार पढ़ोगे तो उसका और भी ज़्यादा रिटेन करेगा। तो इसलिए कहते हैं कि रिवीजन एक ही रिसोर्सेज से बार बार करो। अगर तुम 10 रिसोर्सेज पकड़ लोगे कि आज मैं एनसीईआरटी पढ़ रहा हूँ, अगले दिन मैं HC वर्मा से रिवाइज करूँगा, अगले दिन DC पांडे, अगले दिन मॉड्यूल, तो हर रिसोर्सेज का 10% ही तुम्हारे दिमाग में जा पाएगा और उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। तुम सोचोगे कि मैंने रिवाइज तो कर लिया है, मैंने 10 बार रिवाइज कर लिया, लेकिन वो 10 बार तुमने अलग अलग रिसोर्सेज से रिवाइज किया है ना, हर रिसोर्सेज का 10% ही तुम्हारे दिमाग में गया है। पहली बार में तो तुम्हारा दिमाग उस चीज़ की इमेज बनाने में ही टाइम ले लेता है, उस चीज़ को समझने में टाइम ले लेता है। इसलिए हर बार एक ही रिसोर्स से रिवीजन करना है। संडेज़ को PYQs करना, वीक चैप्टर जो भी हैं तुम्हारे उसको करना। देखो हम स्ट्रॉन्ग चैप्टर तो बार बार पढ़ते रहते हैं, हमें मज़ा आता है पढ़ने में क्योंकि वो हमारी स्ट्रॉन्ग चैप्टर है, लेकिन वीक चैप्टर को हम देखते ही नहीं हैं। वीक चैप्टर हम सोचते हैं कि बाद में करेंगे। जो स्ट्रॉन्ग चैप्टर है वो तो तुमसे हो ही जाएंगे। वीक चैप्टर को बाद में मत छोड़ना। वीक चैप्टर को सैटरडेज में प्लान करो, उसको तभी कर लो। PYQs एंड नीट में बहुत ज़्यादा आते हैं। जब मैंने 2026 का पेपर दिया था जो कैंसिल हो गया था, उसमें मैंने नोटिस किया था कि बहुत PYQs रिपीट हुए थे। बायो में जो 2025 में उन्होंने पूछा था वही सेम टू सेम क्वेश्चन 2026 में उन्होंने पूछ रखा था। तो PYQs बहुत रिपीट होते हैं नीट में। PYQs को इन्फीरियर मत समझना। संडे तुम्हारी मिस्टेक्स को करेक्ट करने के लिए हैं। टेस्ट देना और टेस्ट का एनालिसिस करना। सिर्फ टेस्ट देने से कुछ नहीं होगा, उसको एनालाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर तुम चाहते हो कि मैं टेस्ट एनालिसिस पे भी एक वीडियो बनाऊं तो कमेंट में लिख देना, मैं अगली वीडियो टेस्ट एनालिसिस पे बनाऊंगी। और मिस्टेक नोटबुक बनानी है अपने आप को, ठीक है। देखो मैं क्या करती थी कि जब मैं टेस्ट देती थी तो जिस पेपर पे मैं टेस्ट देती थी ऑफलाइन, उसी पेपर पे एक्सप्लेनेशन लिख लेती थी और मेरी क्या गलती थी वो लिख लेती थी। अगर तुम्हारे पास टाइम है तो तुम अलग से मिस्टेक नोटबुक बना लेना, वरना जो भी तुम टेस्ट पेपर दे रहे हो ना, जिस टेस्ट पेपर पे टेस्ट दे रहे हो उसी टेस्ट पेपर पे अपना एनालिसिस कर लेना। अगर तुम्हें टाइम बचाना है तो ये चीज़ करना, तुम्हें फ़ायदा मिलेगा। आज से 2 साल बाद तुम रिग्रेट करोगे कि काश मैं क्लास 11th में पढ़ लिया होता तो शायद आज मेरा सिलेक्शन हो जाता। और कुछ बच्चे कॉलेज में जा रहे होंगे जो इस टाइम बहुत अच्छी मेहनत करेंगे और कॉलेज में जब वो जा रहे होंगे तब आप सोचोगे कि यार इनका तो अच्छा है, उन्होंने मेहनत की थी,
इसलिए वो कॉलेज में जाएंगे। इसलिए मेहनत करो। अगर तुम्हारे दोस्त अब घूम रहे हैं, मज़े कर रहे हैं लाइफ में, तो तुम ये मत सोचो कि यार इनके तो मज़े हैं। तुम ये सोचो ना कि तुम आज जितना घिसोगे उतना ज़्यादा तुम्हें आउटपुट मिलेगा। तुम आज से 2 साल बाद कॉलेज का फेस्ट, क्लास 12 के तुरंत बाद कॉलेज का फेस्ट एंजॉय कर पा रहे होगे। वो तुम्हारे लिए बिगेस्ट अचीवमेंट होगा। अब डिसीज़न तुम्हारा है कि तुम्हें रिग्रेट चूज़ करना है या डिसिप्लिन। और अगर तुम भी एक नीट 2028 एस्पिरेंट हो तो मुझे फॉलो कर लो। मैं ऐसी बहुत सारी टिप्स, ट्रिक्स, स्ट्रेटजीज़ और तो और बायोलॉजी वन शॉट्स भी लाऊंगी इसी चैनल पे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।